दीनी जमात होने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से कट जाएंगे। अपने उसूल नहीं छोड़े हमने अपनी बुनियादें नहीं छोड़ी, लेकिन हमने सबके लिए अपने आप को काबिल कबूल बनाया। ये नहीं कि हमने नारा लगा दिया हल सिर्फ जमात इस्लामी, नारे तो बहुत सारे लगते हैं। हमारी ये कैंपेन बल्दियाती इंतखाब की कैंपेन नहीं थी, बेसिकली ये हमारी हक दो कराची को तहरीक की कैंपेन थी। शहर कराची में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन का साथ नहीं है लोगों का, ये साथ कराची के अवाम का जमात इस्लामी के साथ मजीद पुख्ता होगा। मेयर इंशाल्लाह जमात इस्लामी का बनेगा। कराची के अवाम ने अपना ट्रेंड सेट कर दिया है। अब कराची के महाजिर खास तौर पर बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, उनको जितना बेवकूफ़ बनाना था बना लिया। मिथ थे ना कि जमात इस्लामी को वोट नहीं मिलेंगे, ये मिथ टूट गया ना। अब ये सफ़र आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। भाई काम हम करेंगे, तख्तियाँ तुम लगा लेना। हम ये चाहते हैं कि ये अगले 4 साल ऐसे हों कि जिसमें शहर कराची एक डेवलप होता हुआ शहर बन जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का। कराची के मसाइल पर सब जानते हैं, तवाना आवाज़ रहे हैं, और चाहे कि इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी हो या पानी के मसाइल पर या सड़कों की हालत इज़हार पर हाफिज़ नईमुर रहमान हर जगह नज़र आते थे। इलेक्शन हुए बल्दियाती, इसके बाद जमात इस्लामी ने बड़ी तादाद में सीटें जीती, लेकिन 1 माह होने वाले हैं इंतखाबात को, मगर जो इलेक्शन का प्रोसेस है, इलेक्शन के बाद का प्रोसेस है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। और कराची के मसाइल कैसे हल होंगे, ये सारी चीज़ें हम हाफिज़ साहब से आज इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शायन? ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र जनाब। सर, ये 1 माह होने वाला है इलेक्शन को हुए हुए, क्यों ये इसके बाद का प्रोसेस है वो अभी तक डिले ही है, कुछ आगे ही नहीं बढ़ पा रहा? हाँ, ये सवाल हमारा भी है और आप देख रहे हैं कि हम इसीलिए एहतजाज भी कर रहे हैं। अब पूरा प्रोसेस आपने देखा कि कितना लड़ना पड़ा है इलेक्शन करवाने के लिए। पता नहीं मतलब ये क्या जमहूरियत है और कैसी जमहूरी जमातें हैं। जो जमहूरियत की नर्सरी है, बुनियाद है, जहाँ से लोगों के रोज़मर्रा के मसले हल होते हैं, पूरी दुनिया में जिसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ये इलेक्शन कराने में इंटरेस्टेड ही नहीं होती, बल्कि उसको रोकती है। जब बिलाखिर हमने इलेक्शन कमीशन में जाकर पिटिशनर बन के और ये काम करवाया तो तीन नहीं 4 मरतबा इन्होंने मुलतवी किए। आखिरी घंटे तक लोगों को ये नहीं पता था कि इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन में इलेक्शन मुनक़िद हुआ। जो कुछ उसमें हुआ, हल्काबंदियों से लेकर इलेक्शन तक, वो सब अपनी जगह एक दास्तान है। जब रिज़ल्ट मुकम्मल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे ज़्यादा सीटें भी और सबसे ज़्यादा वोट लेकर नंबर 1 पार्टी के तौर पर आ गए, अब वो आरओ ने नतीजे बदलने शुरू कर दिए। रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं, उस पर घेराव किया, उस पर एहतजाज किया। फिर सीएम साहब का फ़ोन आया कि साहब क्या करना है। मैंने कहा भैया आप क्या, हम मिलकर चलना चाहते हैं। भैया आप मिलकर चलना चाहते हैं ना, तो नतीजा तो दें हमारा, हम कोई अनड्यू फेवर तो नहीं मांग रहे आपसे। उन्होंने कहा नहीं, हमारे लोग आपसे रब्ता करेंगे। फिर वो सईद गनी साहब आए, उन्होंने कहा हमें मिलकर चलना चाहिए। मैंने कहा भाई मिलकर तो चलेंगे, अल्लाह के बंदे, जिसका जो नतीजा है वो तस्लीम तो कीजिए आप। बहरहाल ये हुआ कि वो उसमें इलेक्शन कमीशन ने भी उस वक्त 6 यूनियन कमेटियों को कहा कि हम खुद टेकअप करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन में इस वक्त 25 यूसीओं का फैसला बाकी है जो वहाँ पर गया हुआ है, और 11 वो हैं कि जिस पर इंतखाब होना है। इस वक्त तक की पार्टी पोजीशन उन यूसीओं के अलावा ये है कि 83 जमात इस्लामी, 81 इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी है। तो इस तरह भी जमात इस्लामी इस वक्त तो आगे है। और ये अगर ये 6 यूनियन कमेटियों का फैसला 22 को अब हो जाना चाहिए। 3 हियरिंग हो चुकी हैं, सारी चीज़ें मंगवा ली हैं, कागज़ मौजूद हैं। अगर ये फैसला हो जाता है तो हम बहुत नंबर्स में भी आगे चले जाएंगे। चलें, इनका ये चैलेंज भी हमने पूरा कर दिया। अच्छा, 11 यूसीज का ऐलान क्यों नहीं हो रहा अब तक कि उनमें ज़िमनी? मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी ज़ाहिर है उस पर दबाव होता है बहुत, और ये बात अब एक ऐसी हकीकत है कि जिससे हम जान नहीं छुड़ा सकते। खुद रिकॉर्ड पर हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाबात के इल्तिवा के हवाले से भी उन पर बहुत दबाव था कि किसी तरह बल्दियाती इंतखाबात ना हो। तो अब ये सोचने की बात है ना कि इलेक्शन कमीशन अगर एक आज़ाद इदारा है तो हुकूमत या कोई भी उन पर दबाव क्यों डालता है। ये किसको फ़ायदा होता है कि बल्दियाती इलेक्शन ना हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा, उन पर दबाव था और उन्होंने स्टैंड लिया। तो मैं अब उनसे फिर ये कहता हूँ कि आप अगर उन पर दबाव है कि आप प्रोसेस को लंबा करें, आपका फ़र्ज़ है कि आप इस प्रोसेस को लंबा ना करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना कि ज़िमनी इंतखाब जो कौमी असम्बली के हो रहे हैं, जिसका पाकिस्तान की कौम को क्या फ़ायदा है, अभी इलेक्शन की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, उस पर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि यह कानूनी तकाज़ा था कि हम इसको अनाउंस करते हैं। मान लिया तो भाई कानूनी तकाज़ा आपको कौमी असम्बली की बेरंग, बेबू, बेज़ायक़ा किस्म के ज़िमनी इंतखाब में तो तकाज़ा पूरा कर रहे हैं आप, और यहाँ पर जहाँ गली मोहल्लों का मसला है, अवाम का मसला है, टूट फूट का शिकार ये शहर है, तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, लोगों को अपना मेयर चाहिए, टाउन के चेयरमैन चाहिए, अपनी यूसी के काउंसलर और चेयरमैन वाइस चेयरमैन चाहिए, वहाँ आप डिले कर रहे हैं। तो इससे फिर शुकूक शुबात नहीं पैदा होते इलेक्शन कमीशन पे कि आप किसके इन्फ्लुएंस में,
किसके कहने पे डिले कर रहे हैं? कौन सी ताकतें हैं जो आप पर असरअंदाज हो रही हैं? तो इसलिए बजाय इसके कि ये सवाल ज़्यादा उठें और आपकी साख खराब हो, इलेक्शन कमीशन की ये साख बात खराब। आपने सही कही, कुछ यूसीज चेयरमैन हैं वो नोटिफाई अभी तक नहीं हो सके, बेचारे जाते हैं कि भाई हमारा कर जी। दो नोटिफाई, क्यों नहीं हो पा रहा? वो तो जीत भाई गए, आप क्या- काउंटिंग हो गई, सब हो गया कि कमाल भाई है इस ना। जमात का पैनल आ गया, उस जमात का आ गया, तो उन्हें क्यों नोटिफाई नहीं किया जा रहा? एग्जैक्टली बल्कि मुझे तो बाज पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते हैं कि भाई कुछ करें, आप यकीन करें, आप यकीन करें, अंदरून सिंध में जून में इलेक्शन हुआ पहले फेज़ में, आज तक की तारीख में उनको चार्ज नहीं मिला है। उन्होंने क्या कसूर किया भाई? या कौन सा कानून है जिसमें आप कहेंगे नहीं तमाम फेजेस मुकम्मल हों? इसका मतलब है कि खुद जो कि पीपल्स पार्टी जीती हुई है, 30% तो वो अनअपोज ही जीत गए थे माशाल्लाह, जिस तरह जीतते हैं। अब वो ये कह रहे हैं, आप यकीन करें, हमारे जमात इस्लामी के लोगों से मुख्तलिफ शहरों में मुझे कल मैसेज मिला कि यार हाफिज़ साहब से कहें कि इस पर आवाज़ उठाएं कि भाई जल्दी से हमें काम करने दें। आप यकीन करें, मैं बिल्कुल गलत बात नहीं कह रहा। तो आप सोचें कि क्या माइंडसेट है कि अपनी पार्टी के लोगों को भी एम्पावर नहीं करना चाहते आप। जमात इस्लामी की कुछ बात कर लेते हैं। आप जब से आपने सरगर्मियां अपनी जमात इस्लामी में रहकर शुरू की और कराची के मसाइल पर आप एक तवाना, एक भरपूर आवाज़ बने, तब से लोग जमात इस्लामी की तरफ देखने लगे। और कोई शक नहीं, आपने जितनी पार्लियामेंट के बाहर रहकर आपने अपोजिशन का किरदार अदा किया। क्या समझते हैं कि कराची की आवाम ने जो हल सिर्फ जमात इस्लामी के नारे पर आकर जो वोट दिया है, तो उनकी जो तवक्कुआत है उन पर कैसे पूरा उतरेंगे? क्योंकि एक भारी जिम्मेदारी आप पर आयद कर दी गई है इस वक्त। इसमें कोई शुबा नहीं है, और ये बात हमें ज़ाहिर है इस लिहाज से भी खौफज़दा करती है कि ये अल्लाह की तरफ से भी एक ज़िम्मेदारी है। ये नहीं कि हमने नारा लगा दिया हल सिर्फ जमात इस्लामी, नारे तो बहुत सारे लगते हैं, नारे तो लोगों ने और बहुत सारे लगाए ना। नारों की पुष्ट पर अगर आपकी स्ट्रगल हो, कंसिस्टेंट जिद्दोजहद हो, आप मुस्तकिल लोगों के लिए फ़लाह का काम कर रहे हो, आप बैरियर टाउन जैसे लोगों से पैसे दिलवा रहे हो, आप जो है नादरा की SOP तब्दील करवा के लाखों लोगों का मसला हल करवा रहे हो, आपके इलेक्ट्रिक माफिया जो हर पार्टी को ख़रीद लेती है, हर पार्टी को ख़रीद लेती है, जो बड़े दयानतदारी के दावे करते हैं उनको भी ख़रीद लेती है, आप उसके खिलाफ भी डट कर खड़े हुए हों, लोगों के लाखों के बिल आप सही, जिनका भी जेन्युइन मसला होता है उसको हल करवाते हैं। हम नेपरा में हों, हम अदालतों में हों, हम सड़कों पे हों, हम पार्लियामेंट में अगर हमारा एक मेंबर है तो हम पार्लियामेंट के बाहर हज़ारों लोगों का सिट इन कर दें। तो जब लोगों ने देखा कि ये सिर्फ सियासतबाजी नहीं कर रहे हैं, ये जेन्युइनली लोगों का काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, हमारी पब्लिक एड कमेटियाँ लोगों के मसाइल हल कर रही हैं, तो लोगों ने हम पर एतमाद किया है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम इस एतमाद पर पूरे उतरेंगे, जो हमसे हो सकेगा हम उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको, जमात इस्लामी इस बार उसने किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं किया, माजी में आपने इत्तेहाद भी किए, तो क्या लगता है कि ये इत्तेहाद ना करने की जो पॉलिसी थी इसका फ़ायदा नहीं हुआ इस बार? बहुत, और ये पॉलिसी हमारी बरकरार रहेगी। तो जमात इस्लामी की ये जो पॉलिसी है वो ये है कि हम इत्तेहाद के साथ एक निशान पर नहीं जाएंगे, किसी और के साथ अपने निशान पर रहेंगे और सोलो जाएंगे पूरे भरपूर तरीके से। और इंशाअल्लाह कौमी और सूबाई में भी इंशाअल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम सोलो इलेक्शन लड़ेंगे और भरपूर लड़ेंगे। और आप शहर कराची में इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन का साथ नहीं है लोगों का, ये साथ कराची के अवाम का जमात इस्लामी के साथ मज़ीद पुख्ता होगा। पार्टी में क्या पाई जाती है राय कि अगर मेयर के लिए जाना पड़ता है, किसी को मिलाना पड़ता है साथ, तो पीपल्स पार्टी की तरफ ज़्यादा लोग कह रहे हैं जाया जाए या PTI की तरफ? क्योंकि किसी ना किसी को तो सपोर्ट चाहिए होगी, जो ग्राउंड रियलिटी है। जी बिल्कुल, आर्गूमेंट तो देखें दोनों तरफ से मौजूद हैं। एक आर्गूमेंट ये मौजूद है कि आप अगर पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे तो ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की 15 साल से हुकूमत है और उसने डिलीवर नहीं किया, आप कैसे उनके साथ जाकर बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं। दूसरा आर्गूमेंट ये होता है कि आप अगर PTI के साथ जाएंगे तो माजी में कुछ तजर्बात हमें कैंटोनमेंट बोर्ड में हुए कि आपने एक जगह जाकर उनसे कोलिशन करने की कोशिश की तो PTI के सारे लोग पीपल्स पार्टी को वोट दे दिए उन्होंने, तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इन दोनों सवालात के सामने अभी तो पहला मरहला प्रोसेस का है, तो हमने 3 स्टेप रखे हैं, 3 बातें अभी हमारी तयशुदा हैं, एक बात अभी हमें तय करनी है। पहली बात तो ये है कि हम ये कह रहे हैं पहले नतीजा बाद में बात। दूसरी बात ये है कि ये बात तय है कि जमात इस्लामी मेयर के ऊपर ही खड़ी होगी, हम डिप्टी मेयर के ऊपर किसी के साथ नहीं जाएंगे, ये बात तो तय है, ठीक है ना। तो हमें मेयर इंशाल्लाह जमात इस्लामी का बनेगा। अब ये पार्टियों के ऊपर है कि वो क्या करते हैं। तीसरी चीज़ जो हमने तय की है वो ये तय की है कि हम पहले मरहले में ये बात कोशिश करेंगे कि कंसेंसस मेयर बन जाए, जिसमें तमाम पार्टियां इत्तेफाक कर लें। ये कराची के हक़ में बहुत बेहतर है। मैंने तो अपनी स्पीच में कहा था, जो तशक्कुर के जलसे की स्पीच थी, कि भाई काम हम करेंगे, तख्तियाँ तुम लगा लेना, हमें तो काम चाहिए, हमें काम चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये अगले 4 साल ऐसे हों कि जिसमें शहर कराची एक डेवलप होता हुआ शहर बन जाए, इसमें लोग आने में एजाज़ समझें जो था पहले। हम
लोगों से मिलते हैं, जब बात होती है मेयरशिप पे, वो कहते हैं यार हाफिज साहब आ गए तो वो क्या करेंगे, इख्तियारात की बात करते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी इख्तियारात नहीं देती, सिंध हुकूमत रूलिंग जमात है, तो क्या आप करेंगे, आपने क्या सोचा हुआ है? आप मेयर बन जाते हैं तो आपने पहला एक कोई प्लान होता है कि यार मैंने सबसे पहले ये करना है, अगर आपके सामने भी इख्तियारात की मसाइल आते हैं, इख्तियारात, आप कैसे उसको डील करेंगे, कि प्रेशर डालेंगे या क्या होगा इख्तियारात के लिए? यार तरीके से इख्तियारात मुंतकिल कर दें तो प्रेशर डालने की क्या ज़रूरत है? हम कोई खैरात तो नहीं मांग रहे, हम तो अपना हक़ मांग रहे हैं। जो हक़ कानून के मुताबिक बनता है, NFC अवार्ड है, PFC अवार्ड मुनक़िद करो, 13 साल से क्यों रोका हुआ है? तो गैर जमहूरी अमल है, ये तो गासिबाना तर्ज़ है कि आप लोकल बॉडीज़, और लोकल बॉडीज़ में मैं सिर्फ कराची के लिए तो नहीं मांग रहा, मैं तो तमाम बल्दियाती इदारों के लिए कह रहा हूँ। उसमें जैकबाबाद भी है, लड़काना भी है, शिकारपुर भी, जिसका जितना शेयर बनता है आप दें ना, आप अपने ही लोगों को भी क्यों महरूम कर रहे हैं? ठीक है ना? तो आप PFC अवार्ड है, मोटर व्हीकल टैक्स में हिस्सा मिलना चाहिए, हमें ज़िला ऑक्ट्रॉय टैक्स में हिस्सा मिलना चाहिए, हमारे जो शेयर बनते हैं आप उसके मुताबिक इस शहर को दें। आप मुझे बताइए ना कि बग़ैर किसी मैंडेट के और बग़ैर किसी इख्तियार के अच्छे खासे काम करवा लिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये तो समझते हैं ना कि जब आदमी का अपना कोई स्टेक नहीं होता ना, और अपनी कोई फ़ाइल नहीं होती, और अपने कोई मशागिल नहीं होते, और उसके साथ पूरी पार्टी भी खड़ी होती है और आवाम भी खड़े होते हैं, तो दुनिया की किसी ताकत के लिए उसका रास्ता रोकना आसान नहीं होता। हाफिज साहब, आपकी शख्सियत में क्या ऐसा है कि जो आपने आते ही जमात इस्लामी कराची में, हम ज़ाहिर है इसी शहर में पले बढ़े हैं, हमने देखे हैं, इंतखाबात भी देखे हैं, यहाँ सब कुछ देखा है किस तरह होते थे, आप जब से आए जमात इस्लामी कराची के लिहाज से चार्ज हो गई है, आप जहाँ जाते हैं वहाँ लोग आपको सुनने आ जाते हैं, आपकी डिस्कशन चल रही होती है होटल्स पे, हर जगह, क्या आपने ऐसा कर दिया जमात इस्लामी कुछ नहीं कराची किया काम करते हैं, वैल्यू बना दिया आपने, अपनी एक चेहरा, एक शनाख्त बन गई है आपकी कि जमात इस्लामी अगर है तो हाफिज नईम है उसमें, हमने जो आजकल हम देख रहे हैं। फारसी की एक वो है नज़म है, पूरी तो नज़म नहीं पढ़ता, उसका आखिरी शेर है, मिट्टी से पूछा गया, पहले ज़माने में लोग नहाते थे ना, गुस्ल करते थे तो खुशबू वाली मिट्टी से नहाते थे, अच्छे जो लोग ज़रा पैसे वाले लोग होते थे, तो वो सवाल करता है कि भाई तेरे पास ये खुशबू कहाँ से आई है? आदमी बंदा सवाल करता है मिट्टी से कि तेरे पास ये खुशबू कहाँ से आई है? तो वो बड़ी लंबी कन्वर्सेशन है। बहरहाल आखिर में वो ये कहता है कि असल में मैं तो कोई चीज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत अरसे फूलों के साथ रही हूँ। जमाले हम नशी दर मन असर कर, वगरना मन हमा खाकम के हस्तम, कि ये जो उनका जमाल और इनका कमाल था ना, उनकी हम नशीनी थी ना, उसने मुझ में खुशबू पैदा की है, वरना मैं क्या हूँ, मैं तो एक खाक हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। तो असल बात ये, मन हमा खाकम के हस्तम, मैं लीड कर रहा हूँ तो इसलिए मैं सामने हूँ। हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि हम एक पर्सनालिटी को सामने रखेंगे, ये मेरी नहीं, हमारी पार्टी की स्ट्रेटजी थी, और इस स्ट्रेटजी में पूरी जमात हमारे साथ शरीक थी, और हमारी ये स्ट्रेटजी कामयाब साबित हुई ना। बाकी ये अल्लाह की तरफ से होता है कि अल्लाह ताला दिलों में बात डाल देता है। बंदा क्या होता है यार, बंदे की क्या हैसियत है? हाफिज साहब, जमात इस्लामी के बारे में एक ये भी तासुर है कि ये दीनी जमात है, ये मखसूस हलकों में ही होती है। इस बार हमने देखा कि जमात इस्लामी शोबीज़ शख्सियात आपके पास आई हैं, आप डिजिटल जिनके चैनल्स हैं यूट्यूब पर, आप उनके पास गए, पॉडकास्ट में आपने कई शिरकत की। ये जो एक था परसेप्शन था, क्या समझते हैं, ये एक हद तक था सिर्फ? नहीं, देखें, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होते हैं और बाज़ औक़ात कुछ परसेप्शन हावी हो जाते हैं। दीनी जमात होने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से कट जाएंगे। इसमें बड़े एक नुक्ते की बात यह है कि जो इंसानों के बनाए हुए नज़रियात के साथ खड़े होते हैं, वो जब सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हों, तो जो अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया निज़ाम और दिए गए नज़रियात हैं, वो इतने छोटे नहीं होने चाहिए कि वो माशरे के सब लोगों को साथ लेकर नहीं चलें। भाई कोई करीब आएगा, कम्युनिकेशन होगी तो हम उससे बात करेंगे ना। अगर हम दूर रहेंगे और हमारे बारे में ये होगा कि आपसे तो बात ही नहीं हो सकती, आप तो बिल्कुल एक अलग लोग हैं, किसी और दुनिया के लोग हैं, तो हम लोगों से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, बात कैसे करेंगे? तो हमने अपने आप को सबके लिए एक्सेप्टेबल बनाया, अपने नज़रियात पे कायम रहते हुए। अपने उसूल नहीं छोड़े हमने अपनी बुनियादें नहीं छोड़ी, लेकिन हमने सबके लिए अपने आप को काबिल कबूल बनाया और लोगों ने मुश्तरकात के ऊपर हमारा साथ दिया। हमारी ये कैंपेन बल्दियाती इंतखाब की कैंपेन नहीं थी, बेसिकली ये हमारी हक दो कराची को तहरीक की कैंपेन थी, और वो हम मुसलसल कई साल से कर रहे थे। दरमियान में इंतखाब आ गया, तो फिर हमने उसको ज़ाहिर इंतखाब लड़ना था और भरपूर लड़ना था, तो हमने इसको फिर इंतखाबी कैंपेन को भी इसी का हिस्सा बना दिया। यही वजह है कि आपने देखा जब 3 मरतबा इंतखाबात मुलतवी हुए तो पार्टियों ने काम करना छोड़ दिया, उनकी जितने भी नुमाइंदे थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया। लेकिन जब भी इंतखाब मुलतवी हुआ, हमने अपनी जद्दोजहद को और तेज़तर कर दिया। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारी ये स्ट्रेटजी कामयाब हुई, लोगों तक हमारी बात पहुँची और लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड किया और वोट भी दिया।
क्योंकि इसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको हुआ है। आपने हमसे सवाल ये करते थे लोग कि यार आप अच्छे बहुत हैं, काम बहुत करते हैं, वोट क्यों नहीं देते लोग। तो मैं कहता था कि देखें, कैंटोनमेंट बोर्ड में लोगों ने जो इंतखाब हुए ना, उसमें रुख दिखा दिया है कि अब लोग वोट डालने लगे हैं। लेकिन आपको बल्दियाती इंतखाबात के बाद आपका ये सवाल ख़त्म हो जाएगा, अब लोग वोट भी देंगे हमें इंशाल्लाह। तो लोगों ने वोट डाले और सबसे ज़्यादा डाले। एमक्यूएम के धड़े अचानक रातों रात जो इकट्ठा हो गए इलेक्शन से पहले, क्या लगता है आपको, ये किसकी क्या कार्रवाई है, किसी की, या ये इन्होंने सोचा हुआ था? क्योंकि ये वो लोग थे जो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे के खिलाफ मुग़लज़ात बकते थे और बड़े लान तान करते थे, इल्ज़ामात की सियासत करते थे। ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन से पहले इन्हें लगा कि हम एक हो जाते हैं और फिर कराची की बेहतरी के लिए सब हम कर रहे हैं? आप भी बड़ा खुलकर इस पर बात करते हैं, क्या आप बताएं? अब मैं ज़्यादा एमक्यूएम पे क्या डिस्कस करूं, इनका 30-35 साल का पूरा कंडक्ट पूरी कौम के सामने है। सबको क्या याद नहीं है कि खंदकें खोद कर एक दूसरे पर फायरिंग करते थे, 2 ग्रुपों में तकसीम हो गई थी एमक्यूएम, जान के दुश्मन हो गए थे। फिर हमने वो ज़माना भी देखा कि एक पार्टी बनी और उसने कहा कि हमारे कायद ने तो बेच दिया मुल्क और हम यूँ हैं और वो हैं, और ये सब कुछ भूल गए। यानी जिनसे हाथ फिरवा कर मेयर बने, जिनसे प्यार करवा के यहाँ पर आए और मेयर बने, और फिर उसके बाद जो कुछ भी था वो हुआ, और फिर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात, ऐसी ऐसी बातें करना शुरू की कि हैरानी होती थी कि ये ज़मीर अचानक से कैसे जाग जाता है। तो फिर एक वॉशिंग मशीन भी तैयार की गई जिसमें 2 धुला के कुछ लोगों को पाक साफ़ किया गया। अब वही वॉशिंग मशीन जाकर पूरी लॉन्ड्री में चली गई है, उसकी फैक्ट्री में पहुंच गई है, और वो दोबारा इकट्ठे हो गए। अब हैरान की बात है कि किसी के बारे में कहा जाए कि ये अरबों रुपए का करप्शन करने वाला बंदा है और ये आदमी रा का एजेंट है, तो रा के एजेंट से बड़ा तो कोई इल्ज़ाम नहीं हो सकता ना। उस रा के एजेंट के साथ बैठकर आप अपने आप को ओहदे भी तकसीम कर लें और माजी की सारी चीज़ें भुला दें, ये अफसोसनाक अमल है। लेकिन जिन लोगों ने इस काम को किया है उन्हें भी समझना चाहिए। मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि ये 0 जमा 0 जमा 0 करके 1000 बना लेंगे, तो 1000 नहीं होगा, वो 0 ही रहेगा। और वक्ती तौर पर आप अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहेंगे अव्वल तो वो भी नहीं उठा सकेंगे, इसलिए कि कराची के अवाम ने अपना ट्रेंड सेट कर दिया है। अब कराची के महाजिर ख़ास तौर पर बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, उनको जितना बेवकूफ़ बनाना था बना लिया। अब अगर ये महाजिरों को धोखा देने के लिए आप कोई और काम करना जा रहे हैं, तो अव्वल तो आप चंद दिनों में ही देखेंगे कि जूतियों में लाल बटेगी और ये जो सांझे की हंडिया है चौराहे में फूटेगी, और भानमती का कुनबा जो है ना, इसी तरह से पता चल जाएगा आपको कि क्या होगा उसके साथ। अच्छा, पीटीआई का वोट आप लोगों ने काटा है ठीक ठाक, सेंट्रल तो आप लोग ने ऐसा क्लीन स्विप कर लिया, और गुलशन वगैरह ये भी। क्या पीटीआई का वोटर, बड़ा अभी याद आ गया वो सवाल, आपकी तरफ कैसे आ गया यार? वो तो बड़ा समझा जाता था कि साइलेंट वोटर है, वो इमरान खान की वेव के साथ चलता था, लेकिन गो के पंजाब में उनकी वेव होगी, लेकिन इमरान खान, कराची से भी इलेक्शन उन्होंने लड़ा है इमरान खान साहब ने, वो यहाँ से जीते भी हैं। कैसे आपने माइल कर लिया पीटीआई का वोटर्स? क्योंकि वहां से तो देखा जाए फर्स्ट पे जमात है, सेकंड पे पीटीआई है, तो इसका मतलब फर्क बहुत है। आप अगर नॉर्थ नाज़िमाबाद में देखेंगे, गुलशन में देखेंगे, आप सोसाइटीज में देखेंगे, और भी जगहों पे तो जहाँ पीटीआई से क्यों नाराज हुआ उनका वोटर? उन्होंने कहा यार ये क्या कराची में यही बात, तरक्की नहीं हुई, काम नहीं हुए। मल्टीपल फैक्टर हैं। अगर हमने इमरान खान साहब पर भी तनकीद की कि वो कराची को नज़रअंदाज करते हैं, तो शरीफाना तरीके से की, हालांकि उसमें भी रद्द-ए-अमल का सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन हमने हक़ाइक़ पर बात की कि भाई आप 3.5 साल, पौने 4 साल अगर हुकूमत में रहे, तो आप 3.5 दफ़ा भी कराची नहीं आए, और एक दफ़ा में 3.5 घंटे में नहीं रुके। आपने जिन पैकेजेस का ऐलान किया कराची के लिए, तो कुछ भी नहीं हुआ। आपकी पार्टी के जिस आदमी से बात करो वो कहता है 18वीं तरमीम की वजह से काम नहीं कर रहे। तो भाई हमारे पास तो 30 MP नहीं है, हम कैसे काम कर रहे हैं? तो पीटीआई के वर्कर और सपोर्टर ने और जज्बाती वाबस्तगी रखने वाले खान साहब से लोगों ने समझा कि हमारी बात में वज़न है। फिर खान साहब की प्रायोरिटी पंजाब है या केपी है। खान साहब ने उसी मरदमशुमारी को नोटिफाई किया एमक्यूएम के साथ मिलकर कि जिसमें हमारी गिनती पूरी नहीं है। उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। अगर वो ये काम दोनों मिलकर नहीं करते, आज एमक्यूएम कह रही है ना कि हम, एमक्यूएम ने साथ दिया उस वक्त उनका, हाँ ना, जब तो मंजूर हुई। अब कह रहे हैं कि इस हल्का बंदियों पे, इस मर्दमशुमारी पे नहीं होने चाहिए। ये तो खुला तजाद नहीं है। खुला तजाद तो ये तो सोहेल वड़ाई साहब से पूछें आप कि ये क्या है, तो तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें लोगों के सामने हैं। एमक्यूएम का कंडक्ट भी सामने है, पीटीआई ने जिस तरह नज़रअंदाज किया वो सामने है। हमारी स्ट्रगल थी, हमने मेहनत की, हमने लोगों से रब्ता किया, और हमने सब पार्टियों के वर्कर सपोर्टर्स, एमक्यूएम के लोगों से भी कहा कि देखिए कराची के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप जमात इस्लामी को सपोर्ट करें। लोगों ने हमारी इस बात को समझा है, और मेरा ख्याल है कि अब ये रिश्ता मजबूत हो गया है।
और बाज़ औक़ात मिथ होते हैं ना, मिथ थे ना कि जमात इस्लामी को वोट नहीं मिलेंगे, ये मिथ टूट गया ना। अब ये सफ़र आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। अब ऐसा नहीं होगा कि लोग कहेंगे नहीं आज तक तो हम जमात के साथ हैं और कल, क्योंकि ये बात सबको पता है कि जमात इस्लामी के लोग काम करेंगे, रोना गाना नहीं होगा, जिद्दोजहद करेंगे, हक़ के लिए लड़ेंगे, लेकिन अपने हिस्से का काम करेंगे। जब हम काम करेंगे तो अवाम भी हमारे साथ खड़े होंगे, जो अभी तक साथ नहीं आया वो भी आएगा इंशाल्लाह। ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपके कीमती वक्त का। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कराची के अवाम ने उनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी आयद कर दी है, तो वो भी कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे कि उनकी खिदमत की जाए। गो के उन्हें तशहीर नहीं करनी कि तख्तियाँ जो इन्होंने अभी बात कही, बड़ी ज़बरदस्त बात की, कि उनकी लगाई जाए। वो चाहते हैं कि अवाम के मसाइल हल हों। इस इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।